नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में दोबारा तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। ईरानी सेना का भी कहना है कि अमेरिका किसी समझौते के प्रति गंभीर नहीं है और युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्दी भीषण टकराव की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ईरान की तरफ से अमेरिका को शांति वार्ता के लिए एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन ट्रंप बातचीत के मूड में नहीं दिख रहे, बल्कि अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा हुआ है। वो एक के बाद एक देशों से हथियारों का सौदा कर रहा है। अमेरिकी सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस बीच ईरान ने ट्रंप पर अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग भी की है। तो क्या जंग की तरफ बढ़ रहे अमेरिका और ईरान? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन को घेरने की तैयारी में जापान, पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने की तैयारी। 2031 तक ताइवान के पास बनाएगा मिसाइल बेस। सीजफायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायली फोर्स का हमला, 7 की मौत। संयुक्त राष्ट्र में उठा मुद्दा, चीन ने की बड़ी मांग। कनाडा ने जासूसी की लिस्ट में डाला भारत का नाम, लगाए गंभीर आरोप। खालिस्तान पर हुआ नर्म, दोनों देशों में तनाव बढ़ना तय। और चलते चलते में देखेंगे, दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा सर्वाइकल कैंसर, ऑस्ट्रेलिया ने खोजा तरीका। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यमन में अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों ने ऑयल टैंकर पर किया कब्जा, सोमालिया की तरफ मोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से टैंकर को मुक्त कराने की कोशिश में जुटा यमनी प्रशासन। पश्चिम एशिया तनाव का असर, 30 साल में पहली बार कुवैत का कच्चा तेल निर्यात शून्य। अप्रैल माह में 1 बैरल नहीं किया तेल का निर्यात। खतरे में ग्लोबल फूड एनर्जी सप्लाई। भारत के चिकन नेक के पास बांग्लादेश की बड़ी सैन्य हलचल, एयर डिफेंस और रडार की तैनाती। अमेरिका ने दी मदद, सुरक्षा को लेकर भारत की बढ़ी चिंता। चीन से पाकिस्तान को लगा झटका, सीपीईसी प्रोजेक्ट पर मंडराए संकट के बादल। चीनी कंपनी ने बंद किया प्लांट, भारी नुकसान और खराब कारोबारी माहौल का दिया हवाला। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट जारी, टॉप पर सिंगापुर का पासपोर्ट, 85वें से 75वें पायदान पर पहुंचा भारत, वहीं 98वें नंबर पर पाकिस्तान। तो पश्चिम एशिया में लागू युद्ध विराम कब तक टिक पाएगा? हर बीते दिन के साथ ये सवाल और गहराता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर धमकियों पर उतर आए हैं, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की तैयारी चल रही है, वहां हथियारों के खेप भी पहुंचाने की तैयारी है। उसे देखते हुए पश्चिम एशिया की शांति पर खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी सेना का भी कहना है कि अमेरिका किसी भी समझौते को नहीं मानता, इसलिए जंग तय है। और अब खुद ट्रंप भी खुलकर जंग की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू हो सकते हैं। दरअसल ईरान की तरफ से अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 14 मुद्दों पर जोर दिया गया। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान की 14 सूत्रीय योजना के तहत ईरान युद्ध विराम को बढ़ाने के बजाय युद्ध को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। सभी मुद्दों का समाधान 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ गारंटी दी जाए। ईरान के आसपास से अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो, जमे हुए ईरानी परिसंपत्तियों की रिहाई और प्रतिबंधों को हटाया जाए, युद्ध क्षतिपूर्ति की जाए, लेबनान सहित सभी शत्रुताओं को खत्म किया जाए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए एक नया तंत्र बनाया जाए। ईरान ने स्थायी शांति के लिए इन मुद्दों पर खासा जोर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि यह प्रस्ताव थोपे गए युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया है। गेंद अब अमेरिका के पाले में है, उसे तय करना है कि वो कूटनीति चुने या टकराव का रास्ता अपनाए। यानी ईरान बातचीत और जंग दोनों के लिए ही तैयार है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को लेकर बहुत गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। पहले तो उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज ही कर दिया था और अब उन्होंने इसे रिव्यू करने की बात कही है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि मैं जल्द ही उस योजना की समीक्षा करूंगा जो ईरान ने अभी अभी हमें भेजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगी, क्योंकि पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। इस प्रस्ताव में फिलहाल पेच हॉर्मुज नाकेबंदी को लेकर फंसा हुआ है।
ट्रंप अभी हॉर्मूज के पास अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे। उन्होंने तो इसे बहुत ही दोस्ताना बताया और कहा कि कोई भी इसे चुनौती नहीं दे रहा, जबकि ईरान इसे हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। मौजूदा हालात में इस जलमार्ग से व्यापार पूरी तरह ठप जैसा है। ऐसे में अब ट्रंप इस क्षेत्र में जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए अमेरिकी सुरक्षा बलों की तैनाती की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। यानी हॉर्मूज में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बढ़ सकता है। यही नहीं, उन्होंने कुवैत, इजराइल, यूएई जैसे देशों के साथ हथियारों का भी सौदा किया है, जिसे जंग की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बड़ी अपील की है। उसने ट्रंप के समुद्री डकैती वाले बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी जहाजों पर गैर कानूनी कब्जे को खुले तौर पर समुद्री डकैती बताया है और बेशर्मी से यह शेख ही बघारी है कि हम समुद्री डाकुओं की तरह काम करते हैं। यह कोई जुबान फिसलने का मामला नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवाजाही के खिलाफ उनके आपराधिक कृत्यों की एक सीधी और गंभीर स्वीकारोक्ति थी। दरअसल ट्रंप ने समुद्र में अमेरिकी सैन्य अभियान पर बात करते हुए कहा था कि हम समुद्री लुटेरों के जैसे हैं। इस पर अब ईरान ने यह प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र इस मामले में कोई एक्शन लेगा। बहरहाल पश्चिम एशिया के हालात आगे किस दिशा में बढ़ते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे जापान और चीन के बीच बढ़ते विवाद की। तो 6 महीने पहले जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा था कि अगर ताइवान हार्बर में कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो जापान सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। जापानी पीएम का साफ इशारा था कि वो अपने सहयोगी देश की मदद के लिए सैन्य कार्रवाई भी कर सकती है। और ताकाइची का यह बयान सीधे सीधे चीन के लिए धमकी माना गया, क्योंकि चीन ताइवान पर दावा करता रहा है और यहां तक कहा जा रहा है कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद चीन की तरफ से भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी। जापान से सफाई मांगी गई, बयान वापस लेने को कहा गया, लेकिन जापानी पीएम अपने बयान पर कायम रही। और अब जापान के तेवर बता रहे हैं कि वो ताकाइची की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तो वो चीन की घेराबंदी में जुटा हुआ है। जिन जिन देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है, जापान तेजी से उनके साथ आर्थिक और सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक दिन पहले ही जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक हुई। इस बैठक में बात आर्थिक सहयोग की हुई, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि जापान ने वियतनाम को हथियार बेचने की पेशकश भी कर दी है। इससे पहले जापान ने हथियार बिक्री पर जो प्रतिबंध लगा रखा था उसे हटा दिया है। जापान सिर्फ वियतनाम को ही हथियार नहीं दे रहा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी उसने हथियार देने का ऑफर दिया है। इसके अलावा फिलीपींस के साथ भी जापान ने सैन्य समझौता किया है। और अब जो कदम जापान ने उठाया है उससे चीन का तिलमिलाना तय माना जा रहा है, क्योंकि चीन ताइवान पर कब्जे का प्लान बना रहा है। वहीं जापान की तरफ से ताइवान के पास बने एक द्वीप पर अपनी मिसाइलों की तैनाती किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कहा कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है, मार्च 2031 तक योनागुनी द्वीप पर यह तैनात कर दी जाएंगी। ये द्वीप जापान के पश्चिमी छोर पर बना है। जापान के योनागुनी द्वीप से ताइवान की दूरी सिर्फ 110 किलोमीटर है, जबकि चीन से इसकी दूरी 350 किलोमीटर है। यानी जापान अब चीन के बेहद करीब अपना सैन्य अड्डा विकसित करने की बात कह रहा है, जहां से वो ताइवान की मदद करने के साथ ही चीन पर भी पूरी नजर रख सकेगा। वहीं चीन के लिए यह खतरे की घंटी मानी जा रही है। चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है, इसे जंग के लिए उकसाने वाली कार्रवाई बताया है, लेकिन जापान ने अपने कदम पीछे हटाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिससे पूर्वी एशिया में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे लेबनान पर इजरायली हमलों की। तो इजरायल और लेबनान में युद्ध विराम 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा चुका है, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। लेकिन यह सीजफायर सिर्फ नाम का ही है, क्योंकि इसके बावजूद लेबनान में लगातार इजरायली हमले जारी हैं। लेबनानी लोग अभी भी मर रहे हैं, लोग अभी भी बमबारी के शिकार हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान पर हुए ताजा हमलों में कम से कम 7 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही कई अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हमले की जानकारी देते हुए लेबनानी अधिकारी ने बताया कि इजरायली सेना ने सीमावर्ती गांव में मौजूद एक कैथोलिक कॉन्वेंट के कुछ हिस्सों को भी ध्वस्त कर दिया। बता दें कि इजरायली सेना ने दक्षिणी गांवों के 9 इलाकों के निवासियों को क्षेत्र खाली करने की नई चेतावनी जारी की थी और निवासियों को अपने घरों से भागने का आदेश दिया गया।
सीमावर्ती गांव यारौन में सेना ने बुलडोजर का इस्तेमाल कर कैथोलिक कॉन्वेंट के हिस्सों को भी खत्म कर दिया, जो हालिया लड़ाई के चलते खाली पड़े थे। इससे यह साफ हो जाता है कि इजराइल के सैन्य अभियान का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे लेबनान में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। हमले के बाद इजरायली सेना ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यारौन में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते वक्त एक ऐसे घर को नुकसान पहुंचा जिस पर कोई धार्मिक चिन्ह नहीं थे। जैसे ही सेना को पता चला कि यह घर एक चर्च से जुड़ा है, सैनिकों ने आगे और नुकसान होने से रोक दिया। सेना ने यह भी कहा कि वो जानबूझकर धार्मिक संस्थानों पर हमला नहीं करती है, लेकिन इजरायली हमलों ने लेबनान के साथ का टकराव तेज कर दिया है और अब लेबनान में हुए हमलों की गूंज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सुनाई दे रही है। दरअसल 1 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अध्यक्ष चीन को बनाया गया और जैसे ही चीन ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली, वैसे ही उसने अपने एजेंडे पर काम शुरू किया और सबसे पहले लेबनान का मुद्दा उठाया। लेबनान से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की वापसी का चीन ने विरोध किया है। बता दें कि इन शांति सैनिकों की तैनाती यूएनएससी के फैसले के बाद हुई थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फू कोंग ने कहा कि लेबनान में लंबे समय से चल रहे शांति रक्षा मिशन के जनादेश को खत्म करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, जो इस साल के आखिर में खत्म होने वाला है। लेबनान में वास्तविक सीजफायर मौजूद नहीं है और मौजूदा संघर्ष के हालात महज एक मामूली आग है। इसके साथ ही चीनी दूत ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि हमें हकीकत में यूनिफिल को वापस बुलाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यानी चीन के रुख से यह साफ है कि चीन अमेरिका के दबाव में लिए गए फैसलों की समीक्षा करने की बात कह रहा है। अब आगे लेबनान में इजरायली हमलों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, कोई एक्शन होगा, यह देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे भारत के खिलाफ कनाडा के बड़े कदम की। तो खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच लंबे वक्त से राजनयिक तनाव बना हुआ है। पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में इसे लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए थे। हालांकि मार्क कार्नी के सत्ता संभालने के बाद हालात बदले। भारत को लेकर कनाडा ने अपना रुख बदला, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में नरमी आती भी दिखाई दी। लेकिन अब एक बार फिर कनाडा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उसके और भारत के रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। दरअसल कनाडा की खुफिया एजेंसी ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसे कनाडाई संसद में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में भारत पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS ने अपनी पब्लिक रिपोर्ट 2025 में भारत को उन देशों की लिस्ट में रखा है जो कनाडाई धरती पर विदेशी दखलंदाजी और जासूसी की गतिविधियों में शामिल है। खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि नई दिल्ली ने अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए कनाडाई राजनेताओं, पत्रकारों और इंडो कनाडाई समुदाय के सदस्यों के साथ गुपचुप संबंध बनाने की ऐतिहासिक कोशिशें की। इसके अलावा रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय दमन का भी जिक्र है। इसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार की आलोचना को दबाने के लिए निगरानी रखने और दबाव बनाने जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया। इस सूची में चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों का नाम भी शामिल है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही तहलका मच गया, क्योंकि इससे पहले भी खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा ने निज्जर मामले में भी भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको याद होगा, जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी अलगाववादी और भारत की तरफ से घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जान ले ली गई थी। शुरुआत में कनाडा सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पर इस पूरे मामले में साजिश रचने के आरोप लगाए थे। हालांकि जब भारत ने कनाडा से सबूत मांगे तो कनाडा सबूत ही नहीं दे पाया। वो बस यही कहता रहा कि उसके पास ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन कनाडा के आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए थे और इस बार भी कनाडा की अपनी खुफिया रिपोर्ट में जिस तरह भारत पर आरोप मढ़े गए, जबकि खालिस्तानियों के लिए नरम रुख अपनाया गया है, ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ सकती है। CSIS की रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा गया कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी तत्व देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर और निरंतर खतरा बने हुए हैं। भारत भी इस मुद्दे को अपनी घरेलू सुरक्षा के नजरिए से देखता है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान की वकालत करना कनाडा के अंदर एक वैध राजनीतिक गतिविधि है और इसे चरमपंथी नहीं माना जा सकता। जबकि इससे पहले कनाडाई पुलिस ने निज्जर मामले में भारत की किसी भी संलिप्तता से इनकार कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन अब इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक ऐसे कैंसर की जो अब इतिहास बनने वाला है। तो दुनिया में एक ऐसा कैंसर है जो हर साल लाखों महिलाओं की जान लेता है।
भारत में तो ये महिलाओं की जान लेने वाली सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और अब खबर यह है कि सर्वाइकल कैंसर दुनिया का पहला ऐसा कैंसर बनने जा रहा है जिसे इंसान जड़ से मिटाने वाला है। उससे पहले जरा आइए ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या। तो दरअसल ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो एक मामूली से वायरस HPV की वजह से होता है। यह वायरस शरीर में चुपचाप घुस जाता है और कोई लक्षण नहीं दिखाता। सालों बाद यही वायरस कैंसर का रूप ले लेता है। भारत में जागरूकता की कमी के कारण अक्सर महिलाएं इसे आम समस्या समझकर टाल देती हैं और जब तक वो अस्पताल पहुंचती हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ऑस्ट्रेलिया ने अब 2 साधारण लेकिन असरदार हथियारों से इस जंग को जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया में 2007 से ही 12 से 13 साल के बच्चों यानी लड़के और लड़कियों दोनों को ही स्कूलों में मुफ्त HPV वैक्सीन दी जा रही है और नतीजा 2021 में 25 साल से कम उम्र की एक भी महिला को यह कैंसर नहीं हुआ। अब यहां दर्दनाक टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। महिलाएं खुद अपना सैंपल ले सकती हैं। इसे हर 5 साल में बस एक बार करना होता है। अब विज्ञान कहता है कि अगर 1 लाख महिलाओं में से 4 से भी कम मामले बचे तो समझो बीमारी खत्म। और ऑस्ट्रेलिया इस जादुई आंकड़े के बहुत करीब है। 2035 तक वो इसे जड़ से मिटा देगा। ब्रिटेन और स्वीडन भी इसी रेस में शामिल है। पहले ये वैक्सीन बहुत महंगी थी, लेकिन अब भारत ने अपनी खुद की स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक बना ली है। अब ये सस्ती है और आसानी से उपलब्ध भी है। अगर 9 से 14 साल की बच्चियों को सही समय पर यह टीका लग जाए तो भविष्य में उन्हें इस जानलेवा बीमारी का खतरा न के बराबर होगा। यह दुनिया का इकलौता ऐसा कैंसर है जिसे हम एक इंजेक्शन से रोक सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि इस जागरूकता भरी जानकारी को आप आगे लोगों तक पहुंचाएंगे और आने वाले वक्त में यह कैंसर इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाए। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।